गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज आपके लिए यहाँ पे जो है यूपीएससी टेस्ट पेपर जो हमने शुरू करे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेसन चल रहा था अब वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और जिसमें से कुछ लेसन्स जो आपको बहुत सारे लेसन मिल चुके हैं। फर्स्ट जो मेरा टारगेट है वो लक्ष्मीकांत के 1 to 10 चैप्टर कवर करने का, जिसमें से लगभग 9 चैप्टर हमने कवर कर लिया। और 10 चैप्टर कवर होने के बाद में मेरा जो टारगेट था वो था आपके लिए कि अब आपके लिए क्या किया जाए कि क्वेश्चन पेपर बनाने शुरू करे जाएँ। तो अब आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर मिल रहा है, ठीक है, उसके आपको चैप्टर भी मिलेंगे जिसमें आपको लेसन जो है आपको मिल रहे होंगे। और इसके बाद में इसका क्या हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो डेली क्या होगा कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट भी मिलते रहेंगे और लेसन भी मिलता रहेगा। आपको पहले लेसन देखना है और उसके बाद में टेस्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आज हमारा जो टेस्ट पेपर होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे कि 1800 जो 1773 का एक्ट है और उससे लेके जो 1947 के जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। कल जो हमारा रहेगा टारगेट यहाँ पे क्वेश्चंस का वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऊपर, ठीक है। यानी कि कल हमारा जो रहेगा क्वेश्चन पेपर वो रहेगा संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी देखो हर बार क्वेश्चन पूछती है तो जितने हमारे क्वेश्चन होंगे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में काफ़ी सारे आपको जो है अदर क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप क्या करें, अपना स्कोर यहाँ पे पोस्ट करें। मैंने यहाँ पे जो है टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन हैं, ओके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन के बराबर होंगे, इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर 8 से ज़्यादा रहता है तो औसम, बहुत अच्छा स्कोर है। 6 रहता है तो गुड, इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। और अगर लेस देन 6 है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और लेस देन 4 है तो बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो अपना स्कोर आप जरूर से पोस्ट करें जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा। आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद में वीडियो पॉज करना और अपना आंसर लगाने की कोशिश करना, ओके। कहीं नोटबुक पे क्या करना, अपना आंसर आप लगाने की कोशिश करें। फिर यहाँ पे भी जो है एक बार सोच लें कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है। उसके बाद में वीडियो ऑन करें, फिर आप राइट और रॉन्ग का पता लगाएं कि आपका जो है राइट है या रॉन्ग है, ओके। फिर इसके बाद में आप अपना जो है स्कोर जरूर से पोस्ट करें कि आपका टोटल स्कोर कितना होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1773 रेगुलेटरी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यहाँ पे क्या है, कथन यानी कि स्टेटमेंट के ऊपर आपको सोचना है, ओके। 2 स्टेटमेंट है आपको और 2 में से जो है मल्टी चॉइस करना है, हो सकता है 1 राइट हो सकता है दोनों राइट हो या सेकंड राइट हो। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और दूसरा जो है प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो 1773 का जो एक्ट आया था उसने ही क्या हुआ कि उसी से जो है जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके क्या हुआ कार्यों को मान्यता किसने दी थी, सबसे पहले जो एक्ट आया था 1773 का, ओके। यहीं से जो है संवैधानिक विकास की स्टार्टिंग भी मानी जाती है। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है संवैधानिक कार्यों का सूत्रपात कहाँ से माना जाता है तो हम इसी के बारे में कहते हैं कि 1773 से, ओके। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ये बिल्कुल गलत है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव नहीं रखी गई थी, बल्कि सिर्फ क्या हुआ था कि संवैधानिक विकास का जो है इसमें सूत्रपात हुआ था, यानी कि आरंभ हुआ था। किस चीज का आरंभ हुआ था, संवैधानिक विकास का। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आने वाला पहला एक्ट था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, ओके। अब आपको यह बताना है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है वो कहाँ पे रखी गई थी, कौन से एक्ट में रखी गई थी। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैंने जो 10 क्वेश्चन इसमें हैं लेकिन आपके लिए 30 क्वेश्चन के इक्वल होंगे, इसीलिए 30 क्वेश्चन के इक्वल होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए भी छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट को संशोधनात्मक अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। जो अमेंडमेंट एक्ट था उस कौन से को कहा जाता है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1781, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, मार्लेमेंटो सुधार 1909, रेगुलेटरी एक्ट 1773, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन से को क्या कहा जाता है, संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है, अमेंडमेंटिंग एक्ट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को जो है अमेंडमेंटिंग एक्ट कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, देखो सबसे पहला जो एक्ट आया था 1773 आया था, ये पहला एक्ट आया था। इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ कमियां लगी कि जी के थोड़ी सी इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई है, उनको कंप्लीट करने के लिए हम एक और एक्ट लेके आते हैं। और कुछ सालों बाद में ही क्या हुआ,
81 का जो एक्ट लेके आए, इसीलिए इसको अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उन्हीं को सुधार करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुधारात्मक एक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सुधारात्मक एक्ट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कुछ कमियों को सुधारने के लिए एक्ट लाया गया था। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं। 1990 के बारे में आपसे पूछा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो दो, जहाँ पे 3 एक्ट हैं, 1909, इसके बाद में जो है 1919 और 1935। यूपीएससी का फेवरेट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेगा, एकदम कंफर्म है। भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो स्पेसिफिकेशंस कहाँ के, 1990 के हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो क्या स्टेटमेंट पे आ रहा है, द्वैध शासन, तो आपको ये बताना है कि क्या इसमें द्वैध शासन था क्या। ओके, चलो पहले द्वैध शासन के बारे में आपके लिए क्वेश्चन करता हूं मैं। द्वैध शासन जो है वो किसने दिया था, ठीक है, ये आपको बताना है कि द्वैध शासन जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कल मैं इन क्वेश्चंस का आंसर तो दूंगा ही, आप कोशिश करें पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सेकंड स्टेटमेंट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। इसके बाद में स्टेटमेंट थर्ड है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है, और वो भी कहाँ पे की गई थी, प्रांतों में की गई थी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो द्वैध यानी होता है क्या होता है, दो, यानी 2 सरकारें। अब देखो इजी सा ट्रिक है, 19 इधर है और 19 इधर है, यानी 2 19 हो गए। तो ऐसे करके हम क्या बता सकते हैं कि 2 19 यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ से शुरू की गई थी। अब किसी भी चीज को जब शुरू करते हैं तो पहले कहाँ पे करेंगे, छोटे स्तर पर शुरू करेंगे। अब छोटे स्तर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हम इसको कहाँ पे करेंगे, प्रांतीय स्तर के ऊपर जो है इसको शुरू करेंगे। सेकंड, जब इसको हमने आगे बढ़ाया तब जहाँ पे कहाँ पे किया गया कि केंद्र के अंदर इसको शुरू किया गया, वो कब किया गया था, 1935 यानी नेक्स्ट वाले एक्ट में। तो इस तरह से आपको कोशिश करनी है। द्वैध यानी क्या होता है, देखो 2 होता है और 2 19 हमें एक साथ देखने को मिलते हैं 1919 के अधिनियम में। और शुरू कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले छोटे स्तर पर, और छोटे स्तर का मतलब कि प्रांतों में शुरू करेंगे। केंद्र में कब किया गया था, 1935 में। ओके, स्टेटमेंट सेकंड है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। इसमें जो ये काम हुआ था वो कब हुआ था, 1909 में, ठीक है। अब इसको कैसे मेमोराइज करें, अब देखो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है वो कितनी गलत व्यवस्था थी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, नो, यानी कि ये मत लगाओ, ये लागू मत करो, नो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला नो लगा देंगे कि कब लागू हुआ था, 1909 में, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, नो कह रहे हैं किसको, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को, कि बहुत गलत व्यवस्था और ये नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो आंसर लगाने का क्या तरीका है, जहां जहां पे स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 2 है वो गलत है तो वो सारे जो है ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। जैसे बी है, ये क्रॉस हो गया, और डी है वो क्रॉस हो गया। अब आपके पास में 50-50 बचता है, यानी आपको एक ही चीज क्लियर करनी है कि जो है स्टेटमेंट 3 के बारे में आके क्वेश्चन अटक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क भी लेते हैं, तुक्का भी लगाते हैं, तो हमारे पास में 50-50 चांसेस रहते हैं। ओके, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण बिल्कुल सही है। यहाँ पे केंद्रों को क्या हुआ, विधायी शक्ति बनाने की गई थी शक्ति, क्योंकि द्वैध शासन ने यही तो किया था कि प्रांतों को भी विधायक जो है विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इज द राइट आंसर। ओके, आपको क्या बताना था इस क्वेश्चन में, द्वैध शासन किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन लेके आया था द्वैध शासन। ओके, 1833 का राजलेख के संदर्भ में सही कथन है। 1833 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम द्वारा परिषद में एक विधि सदस्य को रूप में शामिल किया गया। यानी कि इस एक्ट ने क्या किया था कि पहले जो परिषद में जितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, इसके बाद में परिषद में एक नया सदस्य जोड़ा गया और उस सदस्य को नाम दिया गया विधि सदस्य। आपको बताना है क्या ऐसा किया गया था क्या, आपको ये बताना है। और मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि ये विधि सदस्य जो ऐड किया गया था उसका नाम क्या था। ओके, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करना, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जब 1833 का एक्ट आया था तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उस टाइम पे, इसके अंदर होते थे 3 सदस्य, इसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया और उस सदस्य को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, विधि सदस्य। आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि ये विधि सदस्य कौन है, और इसी के बाद में क्या बनाया गया, विधि आयोग भी बनाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है पहला जो विधि आयोग था वो भारत में कब बना, या उस विधि आयोग का जो है अध्यक्ष कौन था, तो जो विधि सदस्य था वो इस आयोग का अध्यक्ष था, ये आपको बताना है, मैं फिर कल बताऊंगा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया, बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन ये कि जब भारत में दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित किया गया था तो यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, बहुत इजी है, बता दोगे आप, लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन है।
इस अधिनियम द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। कंपनी के पास में एक, देखो कंपनी की जो मोनोपोली थी वो क्या थी, एकाधिकार, यानी कि जो ईस्ट वाला जितना भी एरिया है, ओके, ईस्ट में जितना भी एरिया है उस ईस्ट में व्यापार करने का, यानी कि एशिया में व्यापार करने का, ईस्ट में व्यापार करने का सिर्फ एक ही कंपनी के पास में राइट था, और वो कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, इसी के पास में, और दूसरे कोई भी कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती। ब्रिटेन की कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, व्यापार नहीं कर सकती, ऐसा इसके पास में राइट था। और ये राइट कब तक रहा, सबसे पहले ये राइट रहा 1813 तक, ठीक है। इस 1813 में इसको क्या कर दिया गया, आंशिक समाप्त कर दिया गया कि बाकी की कंपनियां भी क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती हैं, ओके। इस आंशिक का मतलब यहाँ पे हुआ कि दो चीजें छोड़ दी गई थी। चाय का व्यापार छोड़ दिया गया था चीन के साथ में, क्योंकि चाय का व्यापार चीन के साथ में सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगा, ये रह गया। बाकी सारे व्यापार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। जब 1833 का एक्ट आता है तो ये वाला भी जो है ये भी खत्म कर दिया जाता है कि चाय का व्यापार चीन के साथ में अब कोई भी कंपनी कर सकती है, नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये था व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करना। कब आया था सबसे पहले आया था 1813 में, ओके, जब आंशिक खत्म कर दिया गया। उसके बाद पूर्णतः कब खत्म कर दिया गया, 1833 में। सारे स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसमें मैंने सारे स्टेटमेंट इसीलिए लगाए हैं सही, क्योंकि 1833 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या हुआ था वो आपको पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है वो सही सही लगाए, ताकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आ जाए। एक और क्वेश्चन 1833 से, अधिनियम में कौन सी विशेषताएं जिन्होंने भारत में केंद्रीयकरण का सूत्रपात किया। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया, भारत में केंद्रीयकरण का सूत्रपात कब हुआ, तो आप क्या कहोगे, 1833 के एक्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यही मिल गया है, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो एक एक्ट है 1833 का, जब इंडिया में क्या होता है, केंद्रीयकरण होता है, ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में जो विकेंद्रीयकरण हुआ था, ठीक है, केंद्रीयकरण के बाद में क्या हुआ, विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है कौन से एक्ट में हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर चांस में आपका ये सही होगा, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, बट आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना देना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको वो विशेषताएं बतानी है ओनली जो भारत में केंद्रीयकरण के सूत्रपात के नजर से देखा जा सकता है, ओके। अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाना, ठीक है। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने की शक्ति प्रदान करना। अब ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, केंद्रीयकरण का सूत्रपात, वो कौन सी विशेषताएं हैं। ये देखो तीनों विशेषताएं है ना, ये तीनों की तीनों जो है किस एक्ट की है, 1833 की है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वही इसमें वो क्वालिटीज बतानी है जो किसके लिए सही है, केंद्रीयकरण के लिए सही है। तो देखो एक ही गवर्नर जनरल बना देना, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देना, यानी कि पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल है, तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन की विशेषता हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सेंट्रलाइजेशन से कोई लेना नहीं है, ये सिर्फ भेदभाव को समाप्त कर रहा है, लेकिन इसमें एकीकरण जैसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। अब देखो एक गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए एक ही बजट बनाएगा, तो यहाँ पे भी क्या नजर नहीं आ रहा है ना, एकता नजर आ रही है, एकीकरण, पूरे भारत का एकीकरण नजर आ रहा है, तो स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3, यानी कि सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास में यहाँ पे एक हल्की सी लैंग्वेज यहाँ पे क्या फंसा रखी है कि तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू 1833, कि 1833 की क्वालिटी पूछे तो बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन इसने पूछा कि सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिटीज बताओ जिनमें क्या नजर आता है, जिनके कारण केंद्रीयकरण नजर आता है, तो हम सिर्फ 2 ही क्वालिटी बता पाएंगे यहाँ पे, ये तीसरी जो है वो क्वालिटी नहीं होगी, ओके। लेकिन अगर 1833 की विशेषताएं पूछता सिर्फ, और केंद्रीयकरण नहीं पूछता, तो हम तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करते, क्योंकि तीनों क्वालिटी सही है। ऐसा आप थोड़ा सा क्वेश्चन का ध्यान पे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वे कारण है जिनमें ब्रिटिश सरकार को भारत शासन अधिनियम 1919 लाने की जरूरत पड़ी। देखो 1919 की क्वालिटीज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके रीजन भी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने अपनी तरफ से फ्रेम करे, आपको बहुत कम क्वेश्चन जो है वो इधर उधर से देखने को मिलेंगे क्वालिटीज के अलावा, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ही फ्रेम करे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि वो कौन से कारण है जिसमें 1919 का अधिनियम लाने की जरूरत पड़ी। 1916 कांग्रेस मुस्लिम समझौता, 1916 में क्या होता है कि कांग्रेस मुस्लिम समझौता होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि कांग्रेस और मुस्लिम एक होकर काम करेंगे, तो हमें इनको शांत करने के लिए, ठीक है, कि इनको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, 1919 का एक्ट इनको देते हैं, कुछ जो है इनको शांत करने के लिए, कुछ इनको जो है पावर्स दी जाए या फिर इनके लिए कुछ सुधार किया जाए। तो वो सुधार करने के लिए क्या किया उन्होंने, 1919 का एक्ट लेके आए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यहाँ पे एक चीज है मुस्लिम लीग, ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कब बनी थी,
ओके, और कहाँ पे बनी थी, इसका उस टाइम पे जो है हेड ऑफिस इसका क्या था उस टाइम के ऊपर, और किसने बनाया था। यानी कि मुस्लिम लीग के बारे में 3 चीजें आपको बतानी है। पहला तो कि ये कब बनी, ठीक है, किसने बनाई, ओके, और उस टाइम पे इसका जो हेड ऑफिस क्या था, ठीक है, ये आपको जो है इसका हेड ऑफिस बताना है, यानी कि कहाँ पे इसको गठित किया गया था। 3 चीजें मुस्लिम लीग के बारे में आपको बतानी है। 1916 मेसोपोटामिया रिपोर्ट, 1916 की मेसोपोटामिया रिपोर्ट थी, जिसमें कह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो अन्यायिक कार्य कर रही है भारत में। तो ये रिपोर्ट आई थी मेसोपोटामिया में कि इसके बारे में भी लगा कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया में कुछ सुधार करने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन का जो दौर शुरू हुआ था 1914 के बाद में इंडिया में। तो 1940 के बाद में होम रूल बार बार जो है उठ रहे थे और सुधारों की मांग कर रहे थे, इसलिए भी यहाँ पे जरूरत महसूस हुई कि एक एक्ट लाया जाए। अब आपके लिए यहाँ पे होम रूल से क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन का भारत में जनक कौन था, ठीक है, कि भारत में इनका जनक कौन था। अगर इसके अलावा जैसे आपको कुछ स्टेट भी दिए जाते हैं कि महाराष्ट्र में इनका जनक कौन था, बंगाल में होम रूल आंदोलन चलाने वाला कौन था, अगर वो भी आपको पता है तो उसका भी आंसर लगाएं। बाकी सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में जो है होम रूल आंदोलन का जनक कौन था, ये आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके जो 1918 तक, उसमें इंडियन जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। गांधी जी ने भी आह्वान किया था कि अंग्रेजों का साथ दो, तो हमने इनका साथ दिया। तो अब हमें क्या बदले में डिमांड, हमें कुछ सुधार चाहिए थे। हमने सोचा था कि हम इनका साथ देंगे तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। यही सोच के क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर 1919 का जो है एक्ट लेके आती है। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। जो भारत में हमें जो आज देखने को मिलता है कि आज जितने भी जो हैं विषय हैं या फिर जितने भी जो हैं पावर्स हैं, शक्ति हैं, उनको 2 भागों में बांटा जा चुका है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो केंद्र सरकार के पास में कुछ जो है विषय होते हैं, कानून बनाने की शक्ति जो है, बात करूं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास में, और फिर किसके पास में, प्रांत सरकार के पास में है। तो ये जो विभाजन आज हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935, ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आज की हमारी सिचुएशन है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी विषय हैं, यानी कि कानून बनाने की जितनी भी शक्ति है, वो किसके पास में है, कुछ केंद्र सरकार के पास में है, तो कुछ कहाँ पे है, कुछ जो है प्रांत सरकार के पास में, कुछ जो है इन दोनों के मिला के पास में। ओके, आपको यह बताना है कि केंद्र सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है और प्रांत सरकार जो है कितने विषयों पर कानून बना सकती है। एक यहाँ पे जो है एक आता है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में भी कितने विषय हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आपको बताना है। ओके, इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट एक मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि समवर्ती सूची है या फिर जो है राज्य सूची, एक क्या होती है राज्य सूची, वो कौन कौन सी सिचुएशन है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लिया तो आप मेरे को ये बताने की कोशिश जरूर से करें कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब किसी राज्य सूची के विषय पर क्या होता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो लोग 2019 का एग्जाम दे रहे हैं उनको तो ये अटेम्प्ट करना ही करना है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी आपके प्रिपरेशन में बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार जचाइए, क्रमानुसार बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, सारी घटनाएं, ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, बस ऐसे कि हिंट जरूर मिल जाएंगे इसके। तो मैंने ये खुद ही अपना क्वेश्चन फ्रेम किया है कि ऐसा क्वेश्चन क्या है कि यूपीएससी खूब पूछती है, जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ क्या दे दिया, उन्होंने इवेंट दे दिए और इन इवेंट को क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू डेट इनको सेट करना रहता है। ऐसा क्वेश्चन है ये। कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति का आरंभ, अब ये मैं बता चुका था कि जो आंशिक व्यापार खत्म हुआ था वो कब हुआ था, 1813 में, क्योंकि यहाँ पे आरंभ पूछ रहा है कि कब से शुरू हो गया था, 1813 में, और पूर्णतः कब खत्म हुआ था, 1833 में पूर्णतः क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो ये कब हुआ था, 1813 में। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, ये हम पढ़ चुके हैं कि 1909 में, और ये मैं आपको बता भी चुका था कि ऐसी व्यवस्था को हमने क्या कहा कि नो, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो उसी से हिंट आता है नो, तो यहाँ पे क्या हो गया 1909। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध का मतलब दो, और दो के लिए एक जैसे दो, यानी कि 19 और 19, ये 1919 में हुआ था। भारत में केंद्रीय प्रशासन का सूत्रपात, केंद्रीय प्रशासन का सूत्रपात कब हुआ था, 1833 के एक्ट के द्वारा ये हुआ था। ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, बस आपके यहाँ पे डेट जो है मेंशन करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो आता था वो आ जाता है 1833, इसका मतलब कि जो नंबर 4 है वो क्या होना चाहिए, वो सबसे पहले नहीं 1813 सबसे पहले आएगा, क्योंकि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति का आरंभ हुआ था। तो जहां जहां पे ऑप्शन 1 जो है फर्स्ट आ रहा है वहीं से हमारा आंसर राइट होगा। इसका मतलब
ये चांसेज है ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चांसेज है ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, सिर्फ दो में पता लगाना है, दो में से कौन सा ठीक है। ओके, यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें 3-4 में से अगर एक का नहीं पता हो किसी सिचुएशन का, तो हम क्या करेंगे, फिर ऑप्शन में जाके उसको देखेंगे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सेट होता है। तो एक के बाद में क्या आना चाहिए, एक के बाद में आना चाहिए 4, ठीक है। अगर हमें एक और इन 1 और 4 का पता है तो भी हम आराम से इसको सही कर देंगे, क्योंकि 1 के बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जो सिर्फ यही ऑप्शन में है। तो यहाँ से हम आराम से सही कर सकते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है। बाकी की 2 घटनाएं या एक घटना में नहीं भी पता होती है तो भी हम कर सकते हैं ऐसे करके इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करें। नियामक अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी को विधि बनाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे नियामक अधिनियम क्या है ये आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम की जो परेशानी है वो ये है कि कुछ चीजें जो इंग्लिश में होती है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको सीधा का सीधा जो है इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हिंदी में दे दिया जाता है। नियामक अधिनियम का मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा है यहाँ पे, नियामक अधिनियम क्या गया। जैसे एक और है, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन, ओके, ये आपने सुना होगा कैबिनेट मिशन। हिंदी में इसको क्या देते हैं, मंत्रिमंडल आयोग, ठीक है। फिर हम ये भूल जाते हैं कि यार ये मंत्रिमंडल आयोग कौन सा था, कैबिनेट मिशन तो मैंने पढ़ रखा था, मंत्रिमंडल आयोग क्या है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा गया है, नियामक अधिनियम कहा गया है। नियामक अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी को विधि बनाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेश के लिए विधि बनाने का अधिकार कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दिया गया था। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, सबसे पहले जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें बंगाल, ओके, और उसके बाद में बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बीबीएम, ब्लैकबेरी मैसेंजर। तो बीबीएम में जो शक्ति बनाने की जो कानून बनाने की शक्ति थी वो कब दी गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दी गई थी। उसके बाद मैंने क्या कहा, सुधारात्मक अधिनियम जो आया था, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी जिसको कहते हैं, संशोधनात्मक एक्ट भी जिसको कहते हैं, 1781 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट ने क्या हुआ, इस एक्ट ने जो है बिहार और उड़ीसा इन दोनों के लिए भी कानून बनाने की शक्ति किसको दी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दी, ठीक है। किसको दे दी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, संशोधनात्मक अधिनियम भी बोलते हैं, सुधारात्मक अधिनियम भी इसको बोलते हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में कौन से तथ्य सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ में आप एक चीज और ऐड कर लीजिए। कुछ शक्तियां जो हैं गवर्नर जनरल को बाद में जो है किन्हीं किन्हीं एक्ट में मिली थी। जो जितने भी एक्ट आए थे उन एक्ट से गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दी गई है। मैंने ये एक्ट नहीं लिखे आगे, आपको ये एक्ट भी आपको ढूंढ के लिखने की कौन से एक्ट में क्या हुआ था। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त था, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नर जनरल जो था ना, वो सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया गया था, ये भी ध्यान रखना कि कब बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया गया था। उस सुप्रीम कोर्ट से जो है गवर्नर जनरल को बाहर रखा गया था कि गवर्नर जनरल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कानून नहीं काम करेंगे। ओके, तो ये क्या था, अधिकारिता से मुक्त था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये कब आया था, 1873 में आया था, 1773 में सॉरी। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निर्णय को लागू करने का अधिकार था। यानी गवर्नर जनरल क्या करता था, विशेष कुछ परिस्थितियां होती तो अपनी परिषद के निर्णय को तो क्या कर देता था, निरस्त कर देता था, कैंसिल कर देता था, और अपना खुद का निर्णय लागू कर सकता था। ये गवर्नर जनरल के पास में पावर थी। बिल्कुल सही है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से एक्ट में किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई थी। ये जो पावर दी गई थी वो दी गई थी 1861 के अधिनियम से। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, 1861। आपके लिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, सभी सही है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आज किसके पास में, आज हमारे राष्ट्रपति के पास में है, और किसके पास में, और राज्यपाल के पास में ऐसी शक्ति है, ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात करूं तो ये कौन से अनुच्छेद में आ जाता है, आर्टिकल 1, 2, 3 में आ जाता है, 123 में आ जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये आपको ये तो पता होगा कि कौन सी सिचुएशन में अध्यादेश जारी करता है। बताना आपको है क्या जो है न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है अध्यादेश का जो है वो निर्णय कर सकता है या नहीं कर सकता, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है या नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन हम जिसको बोलते हैं, क्या अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, क्या आपको ये बताना है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। और एक अध्यादेश जो है मैक्सिमम कितने दिन में पास होना जरूरी है, ये आपको यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। ओके,
अब आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन बनाए इतनी देर में वो कौन कौन से थे? केंद्रीय प्रशासन की नींव कौन से गवर्नर जनरल के समय रखी गई थी? मॉर्ले मिंटो, मोंटेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये अधिनियम आए थे। इनमें मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? इसमें देखो मार्ले मिंटो में एक तो था सचिव और एक था गवर्नर जनरल। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन तो गवर्नर जनरल हैं और कौन जो है सचिव हैं। 1833 के एक्ट में जो विधि सदस्य था वो विधि सदस्य कौन था? भारत में होम रूल आंदोलनों का जनक कौन है? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से दी गई है? अधिनियम तो मैंने बता दिया 1861 है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो शक्ति है क्या उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कल हम लेके आएंगे जो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर। काफी सारी हेल्प आपकी यहाँ से होगी, इससे बेस्ट जो है आपको टेस्ट कहीं मिल नहीं सकता। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक जरूर से करें, कमेंट